सुरक्षित भारत, डिजिटल भारत बनाए। साइबर सुरक्षा है, सुरक्षित भारत, डिजिटल भारत बनाए। साइबर जागरूकता, सतर्क रहें, सुरक्षित रहें। एपिसोड 8, बुजुर्ग और साइबर फ्रॉड। अपना रेडियो 96.9 FM में आप सभी का स्वागत है। आप सुन रहे हैं हमारी विशेष कार्यक्रम श्रृंखला साइबर जागरूकता, सतर्क रहें, सुरक्षित रहें। मैं हूं कविता शर्मा। दोस्तों, आज का विषय बेहद संवेदनशील और जरूरी है, बुजुर्ग और साइबर फ्रॉड। हमारे घरों के बुजुर्ग जिन्होंने पूरी जिंदगी परिवार को सुरक्षा और सहारा दिया, पाई पाई जोड़कर अपने बुढ़ापे का कुछ हिस्सा प्लान किया, आज वही डिजिटल दुनिया में ठगी का आसान निशाना बनते जा रहे हैं। कभी उन्हें बैंक अधिकारी बनकर फोन आता है, कभी पेंशन अपडेट के नाम पर लिंक भेजा जाता है, तो कभी ओटीपी पूछकर मेहनत की कमाई पर हाथ साफ कर दिया जाता है। ऐसे में सवाल आता है कि क्या हमारे बुजुर्ग डिजिटल दुनिया के खतरों को पहचान पा रहे हैं और वो कैसे साइबर अपराधियों से बच सकते हैं? आज इन्हीं महत्वपूर्ण सवालों पर बात करने के लिए हमारे साथ जुड़ रहे हैं श्री जितेंद्र सिंह, ACP I4C MHA से। चलिए मिलते हैं श्री जितेंद्र सिंह से। अपना रेडियो 96.9 FM। सर, आपका स्वागत है कार्यक्रम में। हमारे बुजुर्ग जो आजकल साइबर ठगों के सबसे आसान निशाने पर हैं, क्या कहेंगे आप इस पर? डिजिटल जब से ट्रांजैक्शन स्टार्ट हुआ, बैंकिंग ट्रांजैक्शन स्टार्ट हुआ है, हमारे जो बुजुर्ग हैं वो इससे इतने अवेयरनेस नहीं है उन लोगों को, और हेजिटेशन है माइंड में। अवेयरनेस ना होने की वजह से वो डिजिटल ट्रांजैक्शंस को इतना ठीक से फॉलो नहीं कर पाते हैं। और जो कम्युनिकेशन सिस्टम्स हैं और जो आज का जो सिनेरियो चल रहा है उसमें क्या क्या टेक्नोलॉजीज चल रही हैं, उसको वो अवेयरनेस ना होने की वजह से वो वर्चुअल दुनिया पे ज़्यादा विश्वास करते हैं। तो ऐसे केसेस में देखा गया कि सीनियर सिटीजन जितने हैं हमारे, अगर कोई उनको कॉल कर रहा है तो उसकी ऑथेंटिसिटी चेक करना, वेरासिटी को वेरीफाई करना एक उनके लिए चैलेंज हो जाता है जी। तो इसमें ध्यान देने की ज़रूरत है थोड़ी सी। डिजिटल इसमें जो कम्युनिकेशन सिस्टम है और बैंकिंग सिस्टम है, अवेयरनेस इसमें थोड़ी बढ़ानी पड़ेगी हमको, और सीनियर सिटीजन्स को स्पेशल प्रोटेक्ट करना पड़ेगा इसमें। डिजिटल अरेस्ट क्या होता है, और जो साइबर ठग हैं, अगर बुजुर्गों के लिए अपराधों की बात करें तो उसमें क्या क्या शामिल हैं, इसके बारे में जानकारी दीजिए। देखिए, सबसे पहले समझना जरूरी है कि अरेस्ट क्या है। अरेस्ट एक आदमी का फ्रीडम कर्टेल किया जाता है, उसकी मूवमेंट कर्टेल की जाती है कानून के हिसाब से, और उस आदमी को इतना अधिकार नहीं होता कि अपनी इच्छा से वो कुछ कर सके, उसको अरेस्ट बोला जाता है। तो अब डिजिटल अरेस्ट इसलिए बोला गया क्योंकि ये कैमरा के सामने और वीडियो के सामने इंसान को रखा जाता है, इसलिए उसको डिजिटल अरेस्ट कहा गया। जिसका ओरिजिन अरेस्ट, जिसको अरेस्ट किया जा रहा है, जो विक्टिम है उसको नहीं पता इसका ओरिजिन कहाँ से हो रहा है और कहाँ से कॉल आ रही है। बस उसको एक वीडियो कॉल पे उसको दिख रहा है, जो सरकारी ऑफिसर दिख रहा है, पुलिस ऑफिसर दिख रहा है, या कस्टम अधिकारी दिख रहा है, कोई भी दिख रहा है, तो उसके लिए वो एक सच्चा इंसान है, तो इसलिए वो ट्रैप में आ जाता है। और विक्टिम जो हमारे सीनियर सिटीजन्स हैं उस चीज़ को वेरीफाई नहीं कर पाते हैं, और उसके ज़रिए उसको डिजिटल अरेस्ट कहा गया कि कैमरे के सामने उनको रखा जाएगा, मूवमेंट नहीं करने दी जाएगी, अपने हिसाब से काम नहीं करने दिया जाएगा उनको, और ऊपर से धमकाया जाता है उसमें। तो इसलिए इसको डिजिटल अरेस्ट कहा गया है। जी बिल्कुल। तो ये जो अपराधी होते हैं, ये किस तरह से उन बुजुर्गों को वेरीफाई कर पाते हैं? क्योंकि अगर डिजिटल अरेस्ट हो ही गया तो उसमें ऐसा क्या होता है कि लोगों को बिल्कुल भी पता नहीं चल पाता कि उनके साथ किसी तरह का कोई फ्रॉड हो रहा है? देखिए, आज का समय ऐसा है, इलेक्ट्रॉनिक दुनिया है, और ओपन सोर्स मीडिया के अंदर अगर आपका मोबाइल नंबर है, उसके बेसिस पे हम ये तो मालूम कर ही सकते हैं कि बहुत सारे जरिए ऐसे सोशल मीडिया अकाउंट्स के जरिए कि इंसान की उम्र क्या होगी, उसका रुतबा क्या होगा और एज क्या होगी, ये क्राइटेरिया तो मालूम किया जा सकता है सोशल मीडिया के जरिए। तो ऐसे इसलिए वो टारगेट करते हैं सीनियर सिटीजन्स को, ताकि क्योंकि हमारा समाज जो है रिमोट समाज हो गया, आपस में एक दूसरे से बात नहीं करते हैं, एक दूसरे से पड़ोसी से बात नहीं करते हैं, और अकेले रहते हैं बहुत सीनियर सिटीजन, उनके बच्चे बाहर रहते हैं बहुतों के, और जिसके कारण वो किसी से इंटरेक्ट नहीं कर पाते हैं। तो ऐसी सिचुएशन के अंदर वो डिस्टर्बेंस जैसे केसेस के अंदर जब इंटरेक्शन नहीं करेंगे किसी से, तो वो कैमरे के सामने रहते हैं, वो किसी को बताते नहीं हैं, और साइकोलॉजिकली उनको प्रेशर मेंटेन किया जाता है कि आप अरेस्ट हैं।
तो इसलिए वो किसी से इंटरेक्शन ना होने की वजह से जो डायरेक्शन मिलती है वीसी के थ्रू, कैमरे के थ्रू या कॉल के जरिए, जो वीडियो के जरिए, वैसे ही वो फॉलो करते चले जाते हैं और लंबे लंबे समय तक डिसअरेस्ट रहते हैं। तो आप अपने अनुभव से हमें बता सकते हैं कि कोई पर्टिकुलर रेकी होती है ऐसे लोगों की, क्योंकि हमने ये भी देखा है कई बार न्यूज़ में कि जो बुजुर्ग लोग इन सभी अपराधियों का शिकार बनते हैं वो काफ़ी एजुकेटेड होते हैं, बहुत अच्छे अच्छे पदों से रिटायर्ड होते हैं। सोशल मीडिया में आज के टाइम एक ट्रेंड है कि हर आदमी अपनी सेल्फी लगाता है जी। अपनी इमेज को लगाता है और अपने प्रोफाइल में डालता है। तो एक सबसे बड़ा कारण ये भी होता है कि जैसे हमारी प्रोफाइलिंग दिखती है उनके लिए टारगेट आसान हो जाता है। फिर वो रैंडम कॉल्स करते हैं, रैंडम कॉल्स करके और आवाज़ के ज़रिए भी वो पहचान सकते हैं कि इंसान की उम्र क्या होगी, और इसकी वजह से वो उनको पता लग जाता है कि सामने वाला इंसान की उम्र क्या होगी, इसलिए वो टारगेट हो जाते हैं। जी। तो किस तरह जो पुलिस है वो सीबीआई या कभी ईडी या बड़े बड़े अधिकारी बन के जो ये कॉल्स आते हैं ये किस हद तक फेक होते हैं, उन्हें कैसे पहचानें? देखिए, कॉल की जो सुविधा है मैं इसमें बताता हूँ, इसका बहुत डिटेल इन्वेस्टिगेशन किया है मैंने। ये स्कैम सेंटर्स है साउथ ईस्ट के अंदर, हमारा कंबोडिया कंट्री जो हैं और लाओस, म्यांमार, इन कंट्रीज़ के अंदर से कॉल, वो स्कैम सेंटर्स हैं बहुत सारे, वहाँ से कॉल ऑरिजिनेट होती है। जब कॉल ऑरिजिनेट होती है तो कॉल इंटरनेट के जरिए आती है। जब इंटरनेट के जरिए कॉल आती है तो वाइप कॉल आती है, और वो जब लैंड करती है यहाँ पे कॉल, तो एक यहाँ कुछ डिवाइसेस लगाए जाते हैं, सिम बॉक्स तरह के डिवाइसेस होते हैं, उन कॉल आती है वहाँ पे और सिम बॉक्स के जरिए, और फिर वो नॉर्मल कॉल में कन्वर्ट हो जाती है। जो इंडियन नंबर्स होते हैं वो इंडियन नंबर्स वो नज़दीक के हमारे टेलीकॉम में एंटर करती है, टेलीकॉम से और विक्टिम तक पहुँचती है। जिसको कॉल आती है पहली कॉल, उसको दिखता है कि ये नंबर इंडियन नंबर से कॉल आ रही है, जबकि कॉल उसका ओरिजिनेशन बाहर से होता है, और इलीगल टेलीकॉम सेटअप की वजह से इंटरनेट कॉल को कन्वर्ट करके वो नॉर्मल कॉल में कन्वर्ट किया गया। तो सामने वाले के लिए संभव नहीं है कि वो जान सके कि कॉल बाहर से आ रही है, इंडिया से आ रही है। तो इसलिए वो ये जानकर कि कॉल इंडियन नंबर से आ रही है, और वो कॉल को उठा लेते हैं और विश्वास करके उस कॉल पर अटेंड करते हैं, जिससे कि वो धीरे धीरे करके ट्रैप में आ जाते हैं। उसके बाद जैसे ही फर्स्ट कॉल आती है, उसको फर्स्ट कॉल अटेंड करने के बाद इमीडिएटली विक्टिम को, जो हमारा सीनियर सिटीजन टारगेट है, उसको सीधा व्हाट्सएप पे लेके जाते हैं या सिग्नल पे लेके जाते हैं, वीडियो कॉल के ऊपर। ये मॉडस ऑपरेंडी चलती है सबसे पहले। जी, बट लेकिन जो पर्सन है जो वीडियो कॉल कर रहा है दूसरी तरफ से, वो तो इंडियन जैसे ही लोग जो हैं वो दिखाई देते हैं। हाँ, वो यूनिफॉर्म में भी होते हैं, कस्टम्स की ड्रेसेस में भी होते हैं, और अलग अलग यूनिफॉर्म्स में होते हैं, जिससे कि विश्वास दिलाया जा सके कि सामने वाला व्यक्ति जो है सरकार को बिलोंग करता है या कि सरकारी विभाग से बिलोंग करता है। जबकि देखिए, अरेस्ट के लिए के कानून में प्रावधान क्या है, अरेस्ट करने के लिए किसी इंसान को छूना जरूरी है। अच्छा। कानून के मुताबिक जी। उसको बताया जाएगा, एहसास कराया जाएगा कि हम आपको अरेस्ट कर रहे हैं। तो अरेस्ट डिजिटली नहीं हो सकता कभी भी। कोई अगर इंसान ये कह रहा है कि मैं आपको अरेस्ट कर रहा हूँ डिजिटली, तो बिल्कुल गलत है, कानूनी गलत है। वो अरेस्ट करने के लिए फिजिकल प्रेजेंस जरूरी होती है, और कोई भी सरकारी अधिकारी किसी व्यक्ति को कॉल करके ये नहीं बोलेगा कि आपके खिलाफ ये चार्जेस हैं। आपको कानून ने नोटिस देने का प्रावधान दिया गया है, आपको रिटर्न में आएगा, लिखित में आपके खिलाफ अगर एलिगेशन है, आपको बुलाया जाएगा उस ऑफिस के अंदर, उस ऑफिस में जाया जाएगा, आप अपना एक्सप्लेनेशन देंगे। ऐसे अरेस्ट डायरेक्टली कोई अरेस्ट नहीं कर सकता, कानून भी किसी को डायरेक्ट अरेस्ट करने की वो नहीं देता है। आपको पहले एक्सप्लेन करना पड़ेगा कि आपको क्यों अरेस्ट किया जा रहा है, रिटर्न में आपको नोटिस दिया जाएगा। बहुत सारे जजमेंट्स है सुप्रीम कोर्ट के, नया बीएनएसएस में पूरी प्रक्रिया दी गई है कि अरेस्ट करने की कैसे अरेस्ट किया जाएगा। उससे पहले उसको आदमी को नोटिस देके उसको बुलाया गया, एक्सप्लेनेशन लिया जाएगा, तब जाके अरेस्ट किया जाएगा। अगर इस तरह से कोई कॉल आ रही है और कोई आदमी धमकाना चाह रहा है फोन के ऊपर, व्हाट्सएप के ऊपर और इनके ऊपर, देखिए सोशल मीडिया पूरे वर्ल्ड में चलता है, और उसका सोर्स हमें नहीं पता कि कॉल कहाँ से ऑरिजिनेट होके आ रही है। जब तक हमें सोर्स नहीं पता, आप ये मत मानिए कि इंडियन नंबर इंडिया से ऑरिजिनेट हुआ है। हम इसमें पूरी कोशिश कर रहे हैं, व्हाट्सएप से हमारी बात हुई है, व्हाट्सएप को हमने बोला कि जो कॉल जहां से ऑरिजिनेट हो रही है, आप उसका लैंड ऑफ ओरिजिन दिखाइए, ताकि सामने वाले को ये पता लग सके कि ये कॉल कहाँ से आ रही है। तो व्हाट्सएप पे अगर कॉल सामने से ये लिखा आ जाएगा कि कॉल कंबोडिया से आ रही है, तो सामने वाले विक्टिम को इसमें आसानी रहेगी, जो कि व्हाट्सएप उसमें काम कर रहा है, अभी तक उसने लागू नहीं किया है। ये सब चीजें व्हाट्सएप इस पे काम कर रहा है। तो मतलब इस तरह के फ्रॉड सिर्फ व्हाट्सएप कॉल के व्हाट्सएप और सिग्नल दोनों पे हो रहा है, दोनों पे हो रहा है। कि व्हाट्सएप ने थोड़ा सा अभी अपने मेजर्स लिए हैं थोड़े से, जिसकी वजह से कॉल ड्रॉप होने स्टार्ट होगी, क्योंकि लगातार कॉल 5 दिन 4 दिन 15 दिन 20 दिन तक कॉल चल रही है, तो इसका मतलब कॉल इतना लंबा कॉल चल रहा है, तो कुछ ना कुछ गड़बड़ है। तो व्हाट्सएप से डिस्कस किया गया, सुप्रीम कोर्ट में ऑलरेडी केस चल रहा है, जिसमें ये डिसाइड किया गया कि भाई जो कमियां हैं, जो जिसको जैसे उनको प्रॉब्लम हुई कि व्हाट्सएप को यूज करने में दिक्कत आ रही है डिस्कस कॉल्स में, तो उन्होंने सिग्नल को स्विच कर दिया है। अब सिग्नल
हमें इन्फॉर्मेशन देने में या नोडल ऑफिसर सिग्नल के नहीं है हिंदुस्तान के अंदर, वो हम उस पर काम कर रहे हैं, हमारी सरकार काम कर रही है कि नोडल का सिग्नल ऑफिसर भी यहाँ मौजूद हो इसके बारे में एक्शन लेने की। तो सर वैसे तो जितने भी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म है उन्होंने हमारी ज़िंदगी को बहुत आसान बनाया है। अगर किसी को अपने प्रियजनों से बात करनी हो तो वो ज़्यादातर व्हाट्सएप कॉल या सोशल मीडिया के थ्रू ही वीडियो कॉल कर पाते हैं। तो क्या इन सभी ऐप्स को यूज़ करना भी खतरनाक हो सकता है? देखिए, खतरनाक नहीं, सावधानी हमेशा बरतनी है आपको। जो कॉल आपके पास अननोन नंबर से आ रही है, अगर वो कॉल अननोन नंबर से आ रही है तो आप ये मान के चलिए कि आप उस जानते हैं। पहली बात तो सीनियर सिटीजन्स के लिए खासकर मैं एक सजेशन देना चाहूँगा कि जितने भी आपके जानकार हैं, आप उन नंबर्स को सेव करके रखें हमेशा। अगर उन्हीं नंबर से कॉल्स आती है तभी आप कॉल उठाएं, नहीं तो पहले आप कॉल ड्रॉप कीजिए, वेरीफाई कीजिए कॉल को। बहुत सारे ऐप्स हैं आज के जरिए आप मालूम कर सकते हैं कि वो नंबर किसका है, आदमी कॉल करने वाला कौन है, पहले वेरीफाई कीजिए उसको, उसके बाद कॉल को अटेंड कीजिए। डायरेक्टली कोई भी सीनियर सिटीजन किसी भी अननोन नंबर से कॉल ना उठाए। बैंक्स के लिए स्पेशली 2 सीरीज इशू की गई हैं, ट्राई ने अभी 140 और 160। अगर इसके अलावा भी कोई बैंक से कोई कॉल आपको आ रहा है तो आप बिल्कुल ना उठाएं उस नंबर्स को। तो हमने तो सर मूवी वगैरह में ये भी देखा है कि जब भी कोई अरेस्ट करने के लिए आता है तो लोग उससे पूछते हैं कि मेरा अरेस्ट वारंट कहाँ है। हाँ। तो क्या ये सवाल भी वैलिड हो सकता है? और पहली बात तो जैसे आपने बताया कि ऑनलाइन तो कोई अरेस्ट होता ही नहीं है, वहाँ फिजिकल प्रेजेंस जरूरी है। यस, फिजिकल प्रेजेंस मस्ट है। सामने वाला ऑफिसर आपके सामने होगा, आपको एक्सप्लेन करेगा कि आपका ये कसूर है, ये आपको अरेस्ट किया जा रहा है। उससे पहले उसको मौका दिया जाएगा विक्टिम को बोलने के लिए, जिसको अरेस्ट किया जा रहा है उसको मौका दिया जाता है कि आप बताएं ये चार्जेस आपके अगेंस्ट में है। तो ऐसा नहीं, उसमें बाकायदा डॉक्यूमेंट्स एग्जीक्यूट होते हैं, सब कुछ भरा जाता है, उसका मेडिकल होता है और उसका प्रॉपर सर्च होती है आदमी की। तो ऐसे केसेस डिजिटल अरेस्ट नाम की कोई चीज़ नहीं होती है। अरेस्ट करने के लिए पूरा प्रावधान दिया गया है, उस प्रावधान में मेडिकल्स भी होगा, वकील भी होगा, सर्च भी होगी, सारे काम होंगे। तो ऐसे अरेस्ट नहीं हो सकती है कोई भी। जी, पर हमने तो अभी ये भी देखा है कि कई लोग नकली पुलिस वाले बन के भी पहुंच रहे हैं लोगों के पास और इस तरह के फ्रॉड भी कर रहे हैं। उस केस में यदि कुछ फ्रॉड हो रहा है तो वहां पर फिजिकल प्रेजेंस में भी लोगों को क्या ध्यान रखना जरूरी है? फिजिकल प्रेजेंस में देखिए, जो आदमी आपके घर पे आ रहा है, अगर यूनिफॉर्म में है किसी तरह से, उसकी नेम प्लेट नहीं लगी है, आई कार्ड नहीं है उसके पास, उससे पूछे आप अपना ID कार्ड दिखाइए। अगर आपको कहीं डाउट होता है कि ये आदमी, मुझे डाउट है कि ये इस डिपार्टमेंट को बिलोंग नहीं करता, तो आप पूछिए, आई कार्ड मांग सकते हैं उससे। आप आई कार्ड दिखा दीजिए, अपनी आइडेंटिटी बताइए। आप सुप्रीम कोर्ट ने आदेश दे रखा है बाकायदा। और अरेस्ट जैसे प्रावधान के अंदर तो पहले आपको बताना पड़ेगा कि मैं कौन हूँ। अगर आपकी नेम प्लेट भी नहीं लगी है तो वो भी एक वॉलेशन है सरकारी अफसर के लिए। तो मुझे अपना नाम बताना पड़ेगा कि अरेस्ट करने वाला कौन इंसान है। जबकि इसमें डिजिटल अरेस्ट के केसेस में हमने देखा है कि अजीब सी वर्दी पहने रहते हैं वो लोग, दाढ़ी नहीं बनी होती है, डिसिप्लिन्ड आदमी नहीं होता है, देखने से लगता ही नहीं हो रहा कि वो पुलिस ऑफिसर है कहीं से। वो उसकी टोन जो होती है उस टोन पुलिस में आती नहीं है कभी भी, उसकी जो लैंग्वेज है वो पुलिस की लैंग्वेज नहीं है। तो हमारे जो विक्टिम्स हैं उनको समझना होगा कि आप ध्यान से देखें कि जो आदमी आपको कॉल कर रहा है वो किस तरह का आदमी है। कभी भी इतनी जल्दीबाजी में और इस समय अरेस्ट नहीं किया जाता इंसान को। और वहाँ पे प्रेशर टैक्टिक्स जो मेंटेन की जा रही है आपके ऊपर, पैसे के लिए की जा रही है। और 24 घंटे में आपको कोर्ट में प्रोड्यूस करना है जिसको अरेस्ट किया जा रहा है। अगर आप कोर्ट में प्रोड्यूस नहीं कर रहे तो उस ऑफिसर के खिलाफ एक्शन होता है। तो अगर आप एक हफ्ते से डिजिटल अरेस्ट के केस में आपको कैमरे के सामने रखा गया, इस काम में गड़बड़ है। 24 घंटे का ही कानून है, हमारे संविधान में लिखा हुआ है कि 24 घंटे में किसी को अरेस्ट किया गया है तो उसको कोर्ट में प्रोड्यूस किया जाएगा। अगर आपको एक हफ्ते से रखा हुआ है तो इसका मतलब गड़बड़ है कुछ उसमें। जी सर, आपने इतनी सारी इन्वेस्टिगेशन किया है आज तक बुजुर्गों का, क्या बुजुर्ग इतना नहीं, मतलब उनको फ़ोन डिस्कनेक्ट करने की क्या परमिशन नहीं होती या वो कर नहीं पाते? क्या वो हर टाइम फ़ोन पे रहना ज़रूरी होता है? आप अपने अनुभव प्लीज़ शेयर करिए। देखिए, वो प्रेशर टैक्टिक्स जो होती है साइकोलॉजिकली, वो क्या करते हैं, कभी धमकाते हैं, कभी प्यार से बात करते हैं, कभी कुछ करते हैं, कभी कुछ करते हैं, जिससे आदमी मोटिवेटेड रहता है। और आदमी जो वो ट्रस्ट बिल्ड कर देते हैं कि अगर हमने कुछ केसेस ऐसे देखे, लाइव केसेस हमने देखे हैं, हमने ट्रैक किया है, हम सीनियर सिटीजन पुलिस को घर पे भेजा है, उनके बच्चों को घर पे भेजा है, उसके बावजूद वो नहीं मान रहे थे कि नहीं कि ये लोग सच्चे हैं, आप लोग झूठे हैं। अच्छा, साइकोलॉजी मतलब इंसान को इतना ट्रस्ट बिल्ड कर देते हैं जिससे कि वो कोई विश्वास ही नहीं करता। अब बैंक, हमने सभी बैंक्स को इंटीमेशन दे रखा है कि कोई सीनियर सिटीजन आपके पास अगर हाई अमाउंट निकालने आ रहा है तो आप पहले उसको बैठाएं, पूछें, हालात देखें उसके, किस तरह से लग रहा है, फियर में है, किस तरह से डर में है। ऐसे केस, बहुत सारे केसेस बैंक्स ने नोटिस किए हैं। बैंक ने बोला कि आप क्यों कर रहे हैं, क्यों FD रिलीज कर रहे हैं, क्यों लिक्विडेट कर रहे हैं, क्यों पैसा ट्रांसफर कर रहे हैं, बताया जाए हमको। तो उनको उल्टा धमकाया गया बैंक वालों को, और बाद में पता लगा, उनको एहसास हुआ कि डिस्ट्रेस में थे वो। तो ऐसे केसेस में बैंक को भी इंटीमेट किया गया कि अगर आपको लग रहा है कि कोई सीनियर सिटीजन इस तरह से अफेक्टेड है तो आप डायरेक्ट पुलिस को कॉल करें, उससे बात ना करके।
तो हमने बहुत सारे केसेस ऐसे किए हैं जिसमें हमने डायरेक्ट पुलिस से बात करके घर भेजा गया है उनको और बाकायदा प्रोटेक्ट किया गया है। जी, तो अगर कोई ये कहता है कि आपका सिम कार्ड, आधार या कोई भी ऐसा आईडी प्रूफ किसी अपराध में शामिल हुआ है, तो वो लोग क्या करें? अपराध में शामिल हुआ है तो नियरेस्ट पुलिस स्टेशन है, आपके पास रिटर्न में नोटिस आएगा, रिटर्न में आपको बुलाया जाएगा और पुलिस स्टेशन, नियरेस्ट पुलिस स्टेशन बुलाया जाएगा। जिस डिपार्टमेंट ऑर्गेनाइजेशन ने आपके खिलाफ इन्वेस्टिगेशन करनी हो आपको बुलाएगा। कोई मोबाइल फ़ोन के ऊपर या किसी वीडियो कैमरे के ऊपर कोई इन्वेस्टिगेशन नहीं की जाती है, उस पूरा रिटर्न होता है बाकायदा, हर चीज़ का प्रोसेस बना हुआ है। उस प्रोसेस के अकॉर्डिंगली आप ऐसे नहीं कर सकते कि आप कैमरे पे किसी की इन्वेस्टिगेशन कर रहे हैं, ये तो कोई प्रावधान ही नहीं है ऐसा। तो क्या कुछ ऐप्स भी ऐसी हैं जिनको साइबर ठग जो हैं वो डाउनलोड करने के लिए कहते हैं? देखिए, एनीडेस्क है, एडमिन है और बहुत सारी ऐसी हैं जिससे कि आपकी स्क्रीन शेयरिंग होती है। तो स्क्रीन शेयरिंग का मतलब कि जो भी आप एक्टिविटी करेंगे उनको सामने वाले को नजर आता है और आपका पूरा स्क्रीन मॉनिटर करके रखते हैं। अगर कोई आपसे कह रहा है कि ये ऐप डाउनलोड कर लीजिए वीडियो कैमरे के जरिए, एनीडेस्क डाउनलोड कर लीजिए और ये डाउनलोड कर लीजिए, तो बिल्कुल करने की जरूरत नहीं है। आपकी पूरी प्राइवेसी का हनन होगा उसके अंदर और आपका पूरा स्क्रीन और कंट्रोल उनके पास होगा। जी, तो यहाँ पर वक्त हो चला है हमारे कुछ लिसनर्स के क्वेश्चन लेने का, कुछ ऑडियंस के सवाल लेने का। तो चलिए जुड़ते हैं हमारे पहले लिसनर के साथ। प्लीज जी नमस्कार, आप अपना नाम बताइए। नमस्ते, मेरा नाम शिखा है। मेरा ये सवाल ये है कि अक्सर क्या होता है कि कभी कभार जो हमारे पेरेंट्स है, या एक बारी तो ऐसा भी हुआ था कि मेरी मम्मी को भी एक फ्रॉड कॉल आया था और उन्होंने कहा कि ऐसे ऐसे आपकी जो बैंक स्टेटमेंट है हमें चाहिए, आपके अकाउंट जो है वो नहीं तो ब्लॉक हो गया हुआ है। तो इस तरह की जब सिचुएशन आती है तो उस समय जो भी हमारे जो बुजुर्ग हैं या पेरेंट्स हैं वो किस तरह से उस चीजों को टैकल करें? वो सबसे पहले उस चीज की वेरिफिकेशन करने के लिए उनको क्या करना होगा? कहाँ वो कॉल कर सकते हैं ताकि उन्हें ये क्लियर हो कि ये जो कॉल आ रही है ये सही भी है या गलत है? देखिए, सबसे पहली बात ही थी अकाउंट्स की। सीनियर सिटीजन जितने भी हैं, आप कोशिश कीजिए, अगर आपके पेरेंट्स अकेले रह रहे हैं तो उनके अकाउंट्स में जो ट्रांजैक्शन उनको करनी है उसके साथ अपना मोबाइल नंबर जरूर ऐड करा दीजिएगा, कोशिश कीजिए आप, ताकि अगर कुछ भी ट्रांजैक्शंस वो कर रहे हैं तो आपको लूप में रख के किया जाए, जिससे कि आप वो सेफ रह सकें। अगर कोई गलती से वो ट्रांजैक्शन भी करते हैं तो बिना आपसे कंसल्ट करे, बिना आपसे OTP लिए, बिना आपसे कंसल्ट करे वो आपको इंटीमेशन जरूर होगी, पैरेलल ट्रांजैक्शन होगी। तो ऐसे केसेस में कोशिश करें, अगर पेरेंट्स अकेले रह रहे हैं तो आप बैंक अकाउंट्स के अंदर अपना मोबाइल नंबर जरूर ऐड करा दीजिए, ताकि बैंक भी आपको इंटीमेट कर दे। इसका प्रावधान ऑलरेडी बैंकों ने कर दिया गया है। दूसरा, कॉल से रिलेटेड इश्यूज़ हैं। कॉल अगर अननोन नंबर से कॉल आ रही है तो आप कॉल नहीं उठाना है, आपको जो कॉल नंबर सेव कर रखा है सिर्फ उसी को उठाना है। बैंक कॉलिंग के लिए 2 सीरीज दी गई है, 140 और 160 की सीरीज के नंबर से कॉल आपको आ रहा है तो आप मान सकते हैं कि ये बैंक की कॉल हो सकती है। इसके अलावा किसी प्राइवेट नंबर से कोई कॉल कर रहा है और कह रहा है कि मैं बैंक से बोल रहा हूँ, तो फ़ोन उठाने की जरूरत नहीं, फ़ोन काट दीजिए तुरंत। 140 जो आप डिजिट बता रहे हैं, ये शुरुआती नंबर है या ये बाद का नंबर? शुरुआती नंबर है 140 की सीरीज और 160 की सीरीज, एक सर्विस के लिए है, एक प्रमोशन कॉल्स के लिए। तो ये सर आपने बहुत एक बड़ी हेल्प की है, क्योंकि आजकल जो जेन्युइन कॉल है वो भी हम लोग डर के मारे उठाते नहीं है और सही में कोई ऐसी इन्फॉर्मेशन हमसे मिस हो जाती है। अब अगर कोई साइबर ठगी का या डिजिटल अरेस्ट का जो शिकार बन जाता है, वो व्यक्ति क्या करता है अपने आप को बचाने के लिए? क्या मदद मांगे, कहाँ जाए? किसी इंसान को ये लगता है कि मेरे साथ डिस्टर्बेंस जैसा कोई इंसिडेंट हुआ है और आपकी मूवमेंट को रिस्ट्रिक्ट करने की कोशिश कर रहा है और कैमरे में रखने की कोशिश कर रहा है, तो फ़ोन इमीडिएटली काटिए। कुछ नहीं होने वाला आपका। फ़ोन काट के इमीडिएटली पुलिस को कॉल कर दीजिए, 112 कॉल कर दीजिए या 1930 कॉल कर दीजिए। 2 नंबर हेल्पलाइन के आपके पास हैं, इमीडिएटली पुलिस आपके पास पहुंचेगी। आपको बिल्कुल भी घबराने की जरूरत नहीं है। कोई जिसने व्हाट्सअप कॉल की है, जिसने आपको कॉल किया, वो इंसान आपके घर पे नहीं पहुंच सकता वो कभी जी। वो इंसान हिंदुस्तान में नहीं है, बाहर है वो जी। तो मतलब ये भी आपकी रिसर्च कहती है कि वो हमेशा हिंदुस्तान से बाहर ही होते हैं। फिर भी आपको डरने की जरूरत नहीं है। 2 नंबर हेल्पलाइन नंबर है, 1930 और 112 जो PCR कॉल्स होती हैं, आप इमीडिएटली कॉल कर दीजिए। सर लेकिन बहुत सारे लोग तो 100 नंबर ही डायल करते हैं, मदद कोई मिलती नहीं, है 100 भी कॉल करेंगे तो 112 पे जाएगी ऑटोमेटिकली वो। ओके, तो आपको अब ये जानकारी ज़रूर मिल गई होगी, जैसा कि सर ने बताया कि 1930 हेल्पलाइन नंबर है, आप यहाँ पर फ़ोन कर सकते हैं। यदि फ़ोन कॉल रिसीव ही ना हो सर, तो आपके लिए ओपन चैनल है 100 का। 100 नंबर जो था पुराना PCR का, आप उसको कॉल कर दीजिए। PCR इमीडिएटली आएगी, अपने आप कोऑर्डिनेट करेगी, साइबर पुलिस स्टेशन से आदमी आएगा आपके पास जी। तो इतनी सारी जो ये साइबर ठगी बुजुर्गों के साथ हुई है, इसमें बुजुर्ग सबसे बड़ी गलती आखिर करते क्या है? वो विश्वास करते हैं और अननोन नंबर से कॉल उठाते हैं। सबसे पहला कॉल ये था, जो अगर पहली कॉल आपने अटेंड कर ली ठीक से
तो फिर नहीं करेंगे आप। और उसके बाद आपकी जब मूवमेंट रिस्ट्रिक्शन होती है, पढ़े लिखे इंसान को पता है कि मेरी मूवमेंट रिस्ट्रिक्शन नहीं हो सकती, कानून में प्रावधान दिया हुआ है इसी के लिए, और फ्रीडम मेरा है, राइट टू फ्रीडम है मेरा, मूवमेंट मेरा फ्रीडम है, ये सब कर्टेल नहीं किया जा सकता। और कर्टेल करने के लिए फिजिकल प्रेजेंस जरूरी होती है, तो कैमरे के ऊपर कोई कर्टेलमेंट नहीं हो सकता फ्रीडम का, वो तो प्रोसेस ही नहीं है कोई कानून के अंदर। अगर कोई कह रहा है इस बात को तो आप फ़ोन काट दीजिए तुरंत उसका। जी, पैसे निकल जाने के बाद क्या बुजुर्गों की वो संपत्ति वापस मिल जाती है? हाँ, बिल्कुल मिलती है। जिस पैसे को हम होल्ड पे डालते हैं, 193 जैसे हमारे पास रिपोर्टिंग होती है, जितना पैसा हम होल्ड पे डालते हैं, मनी रिस्टोरेशन मॉड्यूल करके हमने एक नया मॉड्यूल बनाया है। जितना पैसा हम होल्ड पे डालते हैं उस पैसे को मनी रिस्टोरेशन मॉड्यूल के जरिए वापस किया जा सकता है। जो भी विक्टिम है वो सीधा अपने बैंक जाए, बैंक को बताए कि मेरा इतना पैसा होल्ड पे है और ये मेरी कंप्लेंट नंबर है, ये मेरा पुलिस स्टेशन है। बैंक आपकी वेरिफिकेशन करके आपकी रिक्वेस्ट को रेज करेगा, और रेज करने के बाद मनी रिस्टोरेशन मॉड्यूल, MRO मॉड्यूल बोलते हैं इसको, I4C द्वारा बनाया गया है, और इसके ऊपर रिक्वेस्ट जाती है, कंसर्न पुलिस ऑफिसर के पास रिक्वेस्ट जाएगी, वो अपनी रिपोर्ट सबमिट करेगा और बैंक को डायरेक्शन देगा, पैसा आपको मिल जाएगा। जी सर, कई बार लोग सीधा बैंक ही चले जाते हैं कि हमारे साथ ये सब चीजें हो रही हैं, तो बैंक वाले भी क्या इस केस में मदद कर देते हैं? बिल्कुल, बैंक को डायरेक्शन है। अगर आप वहाँ बैंक के पास पहुंच रहे तो बैंक भी कंप्लेंट कर सकता है, बैंक के पास भी अधिकार है कि कंप्लेंट कर सके और 1930 कॉल कर सके। सभी मैनेजर्स को बाकायदा ट्रेनिंग की जाती है बैंक्स की, और ये चीज़ें सारी बताई जाती हैं और एडवाइजरी इशू की जाती है। जी, तो यहाँ पर वक्त है एक और हमारे कॉलर के साथ जुड़ने का, लेते हैं उनका भी सवाल। प्लीज। जी नमस्कार, आप अपना नाम बताइए और अपना सवाल पूछिए। मेरा नाम सुरेश है मैम। मैं ये जानना चाहता हूँ मैडम कि जैसे कि हमारे घर में बहुत सारे वृद्ध लोग हैं, तो हम मैडम पीछे से कोई भी कॉल आता है, OTP मांगते हैं, मेल ID मांगते हैं, तो हम क्या करें ऐसा कि मतलब उनके से कोई क्लिक ना हो पाए, अगर हो भी जाए क्लिक किसी लिंक या उस पे OTP पे गलती से, तो हम कहाँ जा सकते हैं? अगला स्टेप हमारा क्या होना चाहिए अगर उनके पास ऐसे गलती से कोई कॉल आती है जैसे, और वो OTP मांगता है और वो दे देते हैं, तो उसके बाद हमें क्या करना चाहिए? हमारा नेक्स्ट स्टेप क्या हो कि हम ऐप हटा दें या फिर हम पुलिस में जाएं, हम क्या करें? जी जी, बहुत बहुत धन्यवाद आपके सवाल के लिए। ऐप हटाने से और सबके हटाने से समस्या का हल नहीं हो पाएगा। अगर आपको लग रहा है कि मेरे पेरेंट्स किसी बैंकिंग जो बैंकिंग सिस्टम में जो नेट बैंकिंग है या फिर लेटेस्ट डिजिटल जो ट्रांजेक्शन्स है वो हैंडल नहीं कर सकते हैं, तो आप अपना इंक्लूजन कीजिए उसके साथ, और बैंक अकाउंट में अपना नंबर डालिए ताकि OTP आपके पास आए, उनके पास OTP ना जाए, और मेल ID अपना डालिए आप साथ में, ताकि जब वो ट्रांजेक्शन्स करें तो आपके पास सब कुछ आए, आप करें उस ट्रांजेक्शन्स को। अगर वो कॉन्फिडेंट नहीं है तो आप हैंडल कर सकते हैं, अगर वो हैंडल कर सकते हैं तो उनको आपको अवेयरनेस देनी होगी, बताना होगा कि कहाँ पे क्या आता है, और प्रैक्टिस कराएं। उस जब प्रैक्टिस हो जाएगी तो दे कॉन्फिडेंट हो जाएंगे। कॉल्स का मैंने बताया कि कॉल्स उठाने की बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं है। अगर कोई ये भी बोलता है कि बैंक के बिहाफ पे बोल रहा हूँ, तो आप बिहाफ को भी छोड़ दीजिए, बिहाफ भी अटेंड नहीं करना आपसे, क्योंकि बिहाफ के लिए हमने 140 और 160 सीरीज़ दे दी है, ये बिहाफ भी बंद कर दीजिए अब। जी, तो ये आपने आज सर बहुत ही अच्छी जानकारी दी है, और ये नंबर्स जो है ना सिर्फ बुजुर्गों के लिए बल्कि हर एक आयु वर्ग के लोगों के लिए बहुत ही सार्थक होंगे, क्योंकि उनको भी अवेयरनेस होनी बहुत ज़रूरी है। तो सर, क्या साइबर जागरूकता, साइबर सुरक्षा भी उतनी ही ज़रूरी है जितनी हमारे घरों की सुरक्षा? बिल्कुल ज़रूरी है। साइबर सुरक्षा आपका सारा एसेट आज के टाइम पे डिजिटल है, आपकी आइडेंटिटी डिजिटल है, आप पूरे सोशल मीडिया पे हैं, फ़ोन में आपका जीवन है। अगर आप साइबर सिक्योर नहीं रहेंगे तो आपकी बाधाएं आ सकती हैं और आपके साथ फ्रॉड भी हो सकता है, बहुत सारे इश्यूज भी हो सकते हैं। जी, तो अपने अनुभव से आप एक जो संदेश है सभी बुजुर्गों को, सभी तबके के लोगों को क्या देना चाहेंगे? ये देना चाहेंगे कि अगर आपको लग रहा है कि कोई आपका फ्रीडम कर्टेल करना चाह रहा है या आपके अधिकारों का हनन करना चाह रहा है, तो आप बिल्कुल भी, अगर कॉल पे है और डिजिटली कॉल्स कर रहा है, कम्युनिकेशन के जरिए कुछ करना चाह रहा है, तो आप उसको बिल्कुल इग्नोर कर दीजिए, काट दीजिए इमीडिएटली। किसी साथी को साथ या किसी बच्चे को या परिवार को कॉल कीजिए, पूछिए कि मेरे साथ ऐसा हुआ है, तुरंत कॉल कीजिए। उनका कॉल अटेंड करने से पहले अपने परिवार को कॉल कर दीजिए। तो श्रोताओं, हम उम्मीद करेंगे कि आज की मिली जानकारी आपके काम आएगी। हम ये भी आशा करते हैं कि आपके बुजुर्ग आपके घरों में सुरक्षित रहेंगे। किसी भी अननोन कॉल को अटेंड ना करें, किसी भी तरह के फ्रॉड में ना फंसे, क्योंकि जितनी जरूरी हमारे घरों की सुरक्षा है उतनी ही जरूरी हमारे लिए साइबर सुरक्षा भी है। तो आज के इस कार्यक्रम में इतना ही, और जाने से पहले बता दूं कि यदि आपके साथ कोई फ्रॉड हो जाता है तो आप हेल्पलाइन नंबर 1930 पर कॉल कर सकते हैं। इसके साथ साथ www.cybercrime.gov.in पर भी आप अपनी कंप्लेन
रजिस्टर कर सकते हैं। साइबर दोस्त को फॉलो जरूर करें और वहां पर जानें कि आपके लिए क्या जानकारी है। इन्हीं जानकारियों के साथ सतर्क रहें, सुरक्षित रहें। कविता शर्मा को दीजिए अनुमति। नमस्कार। अपना रेडियो 96.9 FM